हेलो बच्चों, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग पहला लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं और उसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको एक नियम करवाया था ऊर्जा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ आधारभूत नियम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सेकंड जो नियम है वो ये है स्थिर अनुपात का नियम। तो इस नियम का मतलब क्या है, पहले अपन नियम देख लेते हैं। ये नियम ये कहता है कि किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। किसी भी शुद्ध यौगिक का, यानी कि यौगिक वो है जो कि अलग-अलग तत्वों से मिलकर बना, जैसे H2O, CO2, NH3, NaCl, है ना, ये सारे के सारे यौगिक हैं। तो इन यौगिकों में जो तत्व हैं, जैसे H2O में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन दो तत्वों का अनुपात जो है वो हमेशा ही क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। द्रव्यमान का अनुपात, है ना, द्रव्यमान के अनुपात की बात हो रही है। द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया जाए। मतलब वो यौगिक आप प्राकृतिक रूप से उपस्थित है या फिर उसको संश्लेषित रूप से बनाया गया है, उस यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो हमेशा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना है। ये नियम किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहता है चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। बात क्लियर हुई? इसी बात को हम अब एक उदाहरण से समझेंगे। तो देखो भाई, यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये CO2 है, CO2। इसमें अगर अपन द्रव्यमान का अनुपात देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो होगा, कार्बन जैसे 12 होता है, कार्बन का द्रव्यमान 12 है। ऑक्सीजन का इसके अंदर जो द्रव्यमान होगा, तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जो है वो कितनी होती है, 16 होता है एक ऑक्सीजन का भार। तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसको थोड़ा और सरल अनुपात में बदल दें तो 4 की 12 हो जाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा। यानी कि अनुपात जो है वो क्या है, 3:8 है इसका द्रव्यमान का अनुपात। क्लियर? तो ये तो एक साधारण बात हुई कि भाई इसका अनुपात हमने ज्ञात कर लिया। अब वो नियम देखो, नियम क्या कहता है। नियम ये कह रहा है कि आप किसी मर्जी मेथड से कार्बन डाइऑक्साइड को बनाओ, चाहे वो प्राकृतिक विधि हो चाहे वो संश्लेषित विधि हो। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो हमेशा 3:8 ही रहेगा। ये इस नियम के अकॉर्डिंग हमने बात की है। तो देखो, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को अलग-अलग मेथड से बनाया जा सकता है। देखो, पहला मेथड क्या है, CO2। कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया कराने पर CO2 बनता है। तो एक तरीका तो ये हो गया इसका। दूसरा देखो, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है एक तो, और एक CO2 बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 बनता है। तो इसमें भी CO2 बन रही है, लेकिन ये मेथड और ये मेथड दोनों अलग-अलग हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरा मेथड, CaCO3 प्लस HCl की बात करते हैं। ठीक है, CaCO3 और HCl बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं, 2HCl आ जाएगा यहाँ पर। तो इनको हमने जैसे ही बनाया तो देखो CaCl2 बन जाएगा, CO2 बन जाएगी और H2O बनेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि CO2 जो है वो 3 अलग-अलग मेथड से बन रही है। ठीक, तीनों के जो स्रोत हैं वो अलग-अलग हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की अभिक्रिया कराई गई है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई गई है। तो CO2 जो प्राप्त हुई, इन तीनों में जो कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 3:8 ही रहेगा। बात क्लियर हुई?
इसको हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा एक जगह पर। क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा, ये आप इसको नोट करते जाओगे। देखो जैसे देखो 2Cu प्लस O2, 2Cu प्लस O2, जब हमने कॉपर को और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराया तो ये बन जाएगा 2CuO। क्लियर? सिमिलरली CuCO3 को अगर हम गर्म करें तो कार्बोनेट, आप याद रखना कि किसी भी कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है ना उसमें से CO2 निकलती है, तो इसमें से CO2 तो निकल जाएगी और बनेगा क्या, CuO बनेगा। इसको और इसको ध्यान से देखो, सेम है ना दोनों। सेम का मतलब ये है कि इसमें और इसमें कॉपर का और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो स्थिर है, स्थिर अनुपात रहेगा, चाहे आपने उसको किसी भी मेथड से बनाया हो। बात क्लियर हुई? फिर देखो कि भाई ये तो एक सिंपल सा ही रीजन है, और देख लो जैसे H2 की बात कर लेते हैं अपन, H2O2, ठीक है, जैसे ये हुआ तो इसको हमने बात करी, ये बन गया 2H2O, बना नहीं? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात इसके अंदर 2:16 यानी कि 1:8 आ जाएगा। अब जो H2O है वो चाहे बर्फ है, चाहे H2O जो है वो द्रव है, और चाहे H2O जो है वो वाष्प है, ये तीनों ही हैं, चाहे तीनों के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा। बात समझ में आई? चलो अब इस नियम की लिमिटेशंस देखो, भाई कमी क्या है इस नियम की, कमी देखो क्या है। तो कमी यहां पर एक्चुअल में ये है कि जैसे एक एग्जांपल यहां हमने CO2 का ही बात कर लेते हैं, CO2 की बात करते हैं। तो CO2 में अगर मैं इसमें देखूं कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो हमने अभी अनुपात लिखा था ना 12:32, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि कार्बन जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं, C12, C13, C14, जिनको कि हम समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक जो है, आगे आएगा टॉपिक समस्थानिक क्या होते हैं। तो समस्थानिक जो है, जैसे ये कार्बन 12 है ये वाला, तो लेकिन अगर हम कार्बन 14 की बात करेंगे तो उसमें जो ऑक्सीजन का अनुपात होगा ये 14:32 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि अनुपात स्थिर नहीं है, दोनों ही क्या है, CO2 है दोनों ही, ये O2 लिख देता हूं मैं, ये O2 है, CO2 दोनों में ही कार्बन है। अब कार्बन खुद ही दो अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसमें 12 आ जाएगा कार्बन का और इसमें 14 आ जाएगा, 12:32 हो जाएगा और 14:32 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक आसान सा नियम था जिसको कि हमने पढ़ा, जिसको हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। और स्थिर अनुपात का नियम ये बताता है कि किसी भी यौगिक को चाहे बिल्कुल अलग अलग मेथड से बनाया जाए, लेकिन उस यौगिक में उपस्थित जो तत्व हैं उनका अनुपात हमेशा ही क्या रहता है, उनके द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं एक नए नियम की। तो नया नियम देखो क्या है। देखो बच्चों, अगला जो नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम। तो गुणित अनुपात का जो नियम है उसमें देखिए इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल इसी तरीके का नियम, थोड़ा सा अलग है। देखो, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के द्रव्यमानों
जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमानों से संयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। पहले एक बार भाषा को आप समझ लो। उदाहरण जो है इसके बहुत आसान है। दो तत्व आपस में मिलकर क्रिया कर रहे हैं और एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो जो जितने भी प्रकार के वो यौगिक बनाएंगे ना, उन यौगिकों में के द्रव्यमानों में जो अनुपात होगा वो क्या होगा? सरल अनुपात होगा। ठीक है, ये जो चार लाइनें आपके सामने लिखी हुई हैं इनको हम एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे मान लिया ये तत्व है कार्बन और ऑक्सीजन। ये मैं उदाहरण लिख रहा हूं यहाँ पर, इस नियम को हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, ये तो देखो, ये यौगिक बनाए इसने, एक CO बनाया और एक CO2 बनाया। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जो है मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बना रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है। क्लियर? तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन कितना है? 12 है और ऑक्सीजन कितनी है? 16 है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड में देखो, कार्बन कितना है? 12 और ऑक्सीजन कितनी है? 32। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब कार्बन तो दोनों में सेम है, इसको तो छोड़ दो। आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन का अनुपात कितना आ गया? 16:32 आ गया। क्या 16:32 आ गया? इसका मतलब ये होगा ये 1:2 है ये। तो ये सरल अनुपात में आया कि नहीं आया? ठीक है, दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो एक तत्व ऑक्सीजन की बात कर रहा है, कहता है कि एक तत्व के द्रव्यमानों जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमानों से संयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है। तो जो एक तत्व होगा जो दूसरे से क्रिया करेगा उसके जो द्रव्यमानों के अनुपात होंगे वो क्या होंगे? सरल अनुपात होंगे। क्लियर? एक और उदाहरण मैं इसमें बताता हूं आपको। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉ है, इसको समझना बहुत आसान है। देखो, एक एग्जांपल और है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ना बहुत सारे यौगिक बनते हैं। N2O, NO, ठीक है, N2O, NO, N2O3, N2O4, ठीक है, N2O4, इसके अलावा N2O5। इतने ये यौगिक जो है वो बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ देखो, आप क्या करेंगे, अपने इनका अनुपात लिखते हैं। सबके अंदर नाइट्रोजन देख लो, इसमें कितनी है? 28। एक नाइट्रोजन का भार कितना होता है? 14 होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? 16 है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, तो मैं एक है ना यहाँ पे इसको 2 कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 28। और ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28, नाइट्रोजन 2 है, 28 हो जाएगा। 16 किया, 48 हो जाएगी। यहाँ पे कितने हैं? 2 है, 28 ही होगा। 16 चौके 64 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी है? 28 और 16 पांचे 80 हो जाएगी। बात समझ में आई? अब ये वाले तो सारे सेम है, इनको तो छोड़ दो। आप इनको देखो, ऑक्सीजन को देखो। 16 × 16, 16 × 32, 16 × 48, 16 × 64, 16 × 80। तो ऑक्सीजन का अनुपात देखो, 1:2, 2:3, 4:5, 5, यानी कि सरल अनुपात में आ गया। यही नियम है गुणित अनुपात का नियम। ये कहता है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तो जो एक तत्व दूसरे से क्रिया करेगा ना, उसके द्रव्यमानों के अनुपात क्या होंगे? सरल अनुपात में होंगे। ये नियम था। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों नियमों को भैया आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगले वीडियो के अंदर मैं कुछ और नियम के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये आज का काम है, इसको आपने नोट कर लेना है। थैंक यू।